हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले जो पार्ट्स वो हैं बग बाउंटी, और इनमें कैसे स्टार्ट करते हैं हम इन सब के बारे में आज बात करेंगे। देखो, बेसिकली ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली पूरा का पूरा डेडिकेटली बिगनर्स के लिए है, जो कि बग हंटिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, बग बाउंटी में स्टार्ट करना चाहते हैं। रोड मैप्स क्या क्या होते हैं, या फिर स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, या फिर उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि एक्चुअल में स्टार्ट कैसे करा जाता है बग बाउंटी में, कि वेब एप्लीकेशन करे या कौन कौन से पाथ्स हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, एपीआई पेन टेस्टिंग होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, या फिर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है कि हम कर तो लेंगे बग हंटिंग, बट रिपोर्ट कैसे सबमिट होती है, कहाँ पे सबमिट होती है, किसी भी वेबसाइट में कर सकते हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी कन्फ्यूजन होता है, नॉर्मली मैंने 5-6 लोगों से पूछा, और फिर उसके बाद उन लोगों ने जो मेरे से क्वेश्चन पूछे जो कि एकदम बिगनर्स थे। और नॉर्मली जो ग्रुप्स वगैरह हैं हमारे, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे पूछते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा कलेक्टिवली रखा, और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थे जो कि एक बच्चे के दिमाग में आते हैं, मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा है और हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज़ बग बाउंटी। बग बाउंटी होता क्या है? बग बाउंटी बेसिकली आपका जो कि आप कोई भी वेब एप्लीकेशन है, या फिर कोई भी एंड्रॉयड है, या फिर कोई एपीआई है, ठीक है, आप इनमें क्या करते हो, बग्स निकालते हो, मतलब कि इस तरीके से वनरेबिलिटीज़ निकालते हो, और उन वनरेबिलिटीज़ को आप सबमिट करते हो कंपनी को, ठीक है। ये बग्स क्या होते हैं? लूप होल्स होते हैं। मतलब कि कोई भी वेबसाइट है, आपने उस वेबसाइट में कोई बग निकाला, और बग निकालने के बाद आप उसको जब सबमिट करते हो तो आपको एक बाउंटी मिलती है, या फिर हॉलो फ्रेम्स मिलते हैं, या फिर आपको कोई गुडीज़ देते हैं, मतलब बदले में आपको कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो वो आपका बग बाउंटी है, ठीक है। आप बग बाउंटी करते किस लिए, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? बेसिकली आपको उसको उसके पीछे आपको कुछ चीज़ें मिल रही है, ठीक है, जैसे कि हॉलो फ्रेम्स मिलता है या फिर बग बाउंटीज़ मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अप्रिशिएशंस के लिए मिलते हैं, जो कि बग बाउंटीज़ के अंदर होता है। अदरवाइज़ जो बग बाउंटी होती है वो होता है कि आप लूप होल्स निकालते हो किसी सिस्टम में, या फिर किसी वेब एप्लीकेशन है, या फिर आपके मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, एपीआईज़ हो गई, तो उनमें आप फ्लॉज निकालते हो, ठीक है। फिर आता है आपका हाउ टू गेट स्टार्टेड विद बग बाउंटीज़। देखो, बग बाउंटीज़ के साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, स्टार्ट करने का एक सिंपल सा फंडा है कि आपको कम से कम दिन के 8 घंटे तो देने पड़ेंगे। अगर आप 24 आवर्स में से 8 आवर्स अगर बग बाउंटीज़ को दे रहे हो, दैट मीन्स आप ज़्यादा सीख पाओगे एज़ कम्पेयर टू जो टाइम नहीं दे पाते, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो मोस्टली आपको टाइम देना ही पड़ेगा इस फील्ड में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप लैब्स में तो सीख जाओगे, क्योंकि लैब्स बनी ही इस तरीके से होती है कि आप उसमें फ्लॉज निकाल सकते हो। अगर कोई आपको सिखाता है तो वो आपको लैब्स में सिखाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, ठीक है। तो वो वेब एप्लीकेशंस में मैंने आपको सिखाया था कि एक्सेस कैसे करते हैं, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड वल्नरेबिलिटी थी आपके सिस्टम में। मतलब कि वो जो वेब एप्लीकेशन हमने DVWA इंस्टॉल करा था, कॉन्फ़िगर करा था, उसके बाद हमने उसमें से एक्सेस अटैक निकाला था, ठीक है। तो जब हमने उस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करा तो वो उसमें प्रेजेंट थी, दैट्स वाई मैं उसको दिखा पाया आपको। पर अगर हम बात करें वेब एप्लीकेशंस की, मतलब कि जो वेबसाइट्स हैं, मोस्टली कितनी वेबसाइट्स अगर पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो बहुत सारी है, ठीक है, मतलब कि करोड़ों से ज़्यादा होंगी। तो आप उनमें जब बग्स निकालते हो तो बेसिकली हर वेबसाइट में वो पर्टिकुलर बग निकलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब कि मे बी शायद तक किसी और ने निकाल दिया और फिर कंपनी ने उसको फिक्स कर दिया हो, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग वेबसाइट में ट्राई करोगे, तो उन वेबसाइट में निकालना और एक एक अटैक को परफॉर्म करके देखना कि इसमें है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आपको ट्राई करना पड़ता है, और ये जो आप ट्राई करते हो इसी से आप सीखते हो, और यही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो दिन के अगर आप 8 घंटे भी दे रहे हो तो मोर देन इनफ है, आप इस फील्ड में ग्रो कर सकते हो। फिर बेसिकली आपको कौन कौन सी टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है इसमें स्टार्ट करने के लिए। तो आपको कुछ टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है, जैसे कि आपको HTTP पता होना चाहिए कि HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, और TCP IP मॉडल क्या होता है, तो OSI मॉडल्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में, इनके बेसिक्स के बारे में नहीं समझते हो तो आपको समझ नहीं आएगा कभी भी कि पैकेट कैसे फ़्लो हो रहा है, कोई रिक्वेस्ट जा रही है तो उसका रिस्पॉन्स कैसे होगा। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आप नहीं समझ पाओगे, और फिर बग हंटिंग में आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपने कोई अटैक परफॉर्म भी कर लिया किसी वीडियो को देख के, तो उसके पीछे का रीज़न नहीं पता अगर आपको, तो वो अटैक आपका कभी ढंग से परफॉर्म नहीं होगा। क्योंकि बेसिकली देखो, हर अटैक को परफॉर्म करने के लिए मे बी शायद तक अगर आपने कोई एक्सप्लॉइट करा, ठीक है, कोई बग फाइंड करा किसी भी सिस्टम में, तो जैसे ही आप उस वेबसाइट में कोई बग फाइंड करते हो तो मे बी शायद तक आप एक पर्टिकुलर जगह तक लिमिटेड हो, क्योंकि आपकी नॉलेज लिमिटेड है।
मे बी शायद तक उसी फ्लॉ से आप उसको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आपके बेसिक्स इसके लिए स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेसिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, HTTP, TCP IP मॉडल्स, लिनक्स की सारी कमांड्स आनी चाहिए आपको नॉर्मली। वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज़ आनी चाहिए, जैसे कि आपकी PHP हो गई, HTML हो गया, HTML5 हो गया, तो ये जावास्क्रिप्ट हो गई। तो ये कुछ आपकी बेसिक वेब एप्लीकेशन टेक्नोलॉजीज़ होती है जो कि आपको आनी चाहिए। बट नेटवर्किंग बेसिक्स आना चाहिए आपको। नेटवर्किंग में जो जो बेसिक्स होता है एटलीस्ट उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि IP क्या होता है, सबनेट्स क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपका मैंने ये बता दिया आपको कि आपको बेसिकली HTML, PHP और जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। डू नॉट एक्सपेक्ट समवन विल स्पून फीड यू एवरीथिंग। लाइक बेसिकली देखो, आप किसी पे डिपेंडेंट मत रहना। बेसिक आपको बिल्कुल भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि ये बंदा मेरे को सिखा देगा तो मेरे को आ जाएगा। जब तक आप अपने दिन के 8 घंटे नहीं दोगे तब तक आपको नहीं आएगा। जितना ज़्यादा आप डिग करोगे लाइव एप्लीकेशंस पे, जितना ज़्यादा आप डिग करोगे जो कि ओरिजिनली चल रही हैं, ना कि लैब्स पे, जब तक आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि लैब्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम रियल लाइफ। लाइक जो ओरिजिनल वेबसाइट्स होती हैं वो टोटली डिफरेंट होती हैं आपके लैब से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लैब्स बनी ही इसलिए ताकि आप उसमें परफॉर्म कर सको, जबकि वेबसाइट आपको बनी इसलिए होती है ताकि आप जो अटैक्स हो उसको परफॉर्म ना करने दें। क्योंकि उसका डेवलपर यही चाहता है ना हर बार कि एक्चुअल में जो भी अटैक परफॉर्म हो उस पर वो ना हो पाए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सब हर चीज़ें आपको दूसरा बंदा नहीं सिखा सकता, तो आपको खुद की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली किसी को बग बाउंटी के या मतलब आपने जिसमें फ्लॉ निकाला आप डायरेक्टली उसको नहीं दिखा सकते हो कि मैंने ये फ्लॉ निकाला है इस कंप्यूटर सिस्टम में, ये वेब एप्लीकेशन में, और मेरे को इसका सॉल्यूशन बताओ, इसके आगे नहीं हो रहा। मे बी शायद तक वो आपको बता दे उसका सॉल्यूशन, या फिर मे बी शायद तक ये भी हो सकता है कि वो उस पर्टिकुलर बग को डिस्क्लोज़ कर दे, किसी और को बता दे, या फिर मे बी शायद तक ये भी हो सकता है कि वो खुद ही सॉल्व करके उसको रिपोर्ट कर दे। तो ये कुछ चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। एज अ बिगनर आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप किसी सिस्टम में वल्नरेबिलिटी निकालते हो, किसी भी वेब एप्लीकेशन में या एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मतलब वल्नरेबिलिटी निकालते हो, बग निकालते हो, तो आपको वो किसी को नहीं बताना है। अगर आपको उसमें कुछ डाउट आ रहा है, आपको आगे का स्टेप पता नहीं चल रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली उस स्टेप को आधा करके पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको जिस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल मेरी स्क्रिप्ट नहीं चल रही है, मेरे को बार बार मेरे एरो साइन को वो डिसेबल कर दे रहा है। अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा उस अपने ग्रुप में या फिर किसी से पूछूंगा। तो मैं डायरेक्टली उस वल्नरेबिलिटी की स्क्रीनशॉट करके नहीं भेजूंगा। मैं उस वल्नरेबिलिटी को डायरेक्टली बस इतना पूछूंगा कि मेरे ये डिसेबल हो रहा है, कोई ऐसा पेलोड है क्या जिससे मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। तो यू शुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आस्किंग अ टेक्निकल क्वेश्चन टू समवन। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी और आप किसी चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते किसी के सामने। तो आपको इंटीग्रिटी भी मेंटेन रखनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी एक्चुअल में, कि आप किसी चीज़ को किसी और को बता ना दो ताकि वो दूसरा बंदा उसको रिपोर्ट ना कर दे, ठीक है। तो आपको अपने बग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो हाउ टू फाइंड आंसर टू एवरी क्वेश्चन, देखो अगर आपको हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए जस्ट गूगल इट। अगर आपको आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो सामने वाला बंदा आपको सॉल्यूशन दे ही देगा। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, गूगल में सर्च करना है। जितना आप ज़्यादा गूगल में डिग करोगे उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। मे बी शायद तक आपको 10 गलत आंसर्स मिले, पर 10 के बाद में भी शायद तक आपको एक सही सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये पता लग जाएगा कि वो जो बाकी 10 थे वो गलत है, राइट। तो ये आपको खुद से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ है जो एक तरीके से बंच में है। आपको नहीं पता कि कौन सा सॉल्यूशन सही है, कौन सा सॉल्यूशन गलत है, तो आपको एक एक करके ट्राई करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था 8 आवर्स देने पड़ते हैं। 8 आवर्स इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि आप हर चीज़ ट्राई करके देखते हो कि कौन सी चीज़ सही चल रही है, कौन सी चीज़ गलत चल रही है। तो इन सब चीज़ों में जब आप टाइम देते हो तो आपका दिन का 8 घंटा तो निकल ही जाता है। तो देखा जाए तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है ये, क्योंकि जैसे जैसे आप इस फील्ड में डिग करने लग जाते हो आपको मज़ा आने लग जाता है, ठीक है। जैसे आपको अचीवमेंट्स मिलते हैं, गुडीज़ मिलती है, बाउंटीज़ मिलते हैं, तो आपको और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हम इस फील्ड में और ज़्यादा घुसे, ठीक है। फिर आता है चूजिंग द इनिशियल पाथ। चूजिंग द इनिशियल पाथ मतलब कि आप ऐसा क्या करोगे कि आपको पता लग जाए कि हाँ मेरे को इस फील्ड में जाना है। मतलब बग बाउंटी में भी सिर्फ एक पाथ नहीं है, बग बाउंटी में भी वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, जिसे हम वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग बोलते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग है, API पेन टेस्टिंग भी है।
तो ये कुछ फील्ड्स है जिसमें आप जा सकते हो। तो वेब एप्लीकेशन में मतलब कि वेबसाइट्स वगैरह होती है, उनमें आप वनरेबिलिटीज़ निकालते हो। मोबाइल एप्लीकेशन में मोबाइल के ऐप्स होते हैं जिनमें आप वनरेबिलिटीज़ निकालते हो। एपीआई टेस्टिंग में एपीआईज़ में निकालते हो। ठीक है, तो आपको इन सब में बेसिकली आपको इनमें बग्स निकालने होते हैं। ठीक है, तो आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, उसके बाद आप मूव कर सकते हो दूसरी फील्ड्स में, क्योंकि आपके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके होंगे कि एक्चुअल में कैसे मूव करा जाता है। ठीक है, तो आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा किस में जाना है। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो वेब एप्लीकेशन आपको इजी पड़ेगा, बट मोबाइल एप्लीकेशन में आप मूव कर सकते हो धीरे धीरे। देखो मोबाइल एप्लीकेशंस में और एपीआई पेन टेस्टिंग में भी अभी देखा जाए तो उतने ज़्यादा हंटर्स नहीं है जितना ज़्यादा वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में है। तो वेब एप्लीकेशन में इतने ज़्यादा हंटर्स हो रखे हैं कि ऑब्वियसली जितनी भी वेबसाइट होती है उसमें आपके बग्स जो आप फाइंड करते हो नूब्स के लिए, जो कि आप बिगिनर हो, तो बिगिनर्स के लिए बग निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत सारे हैं जो कि बग्स निकाल रहे हैं। तो उसकी वजह से आपकी वल्नरेबिलिटी हमेशा डुप्लीकेट आती है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपकी वल्नरेबिलिटी डुप्लीकेट आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं अगर खुद का एग्जांपल लूँ तो मैं एज अ बग बाउंटी हंटर मैं बहुत बहुत कम बग बाउंटी करता हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं अ, अ, 3 महीने में एक बार अगर मेरा मन करता है तो मैं उसको फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं एज अ हॉबी की तरह लेके चल रहा हूँ कि मेरा मन करता है तो मैं कर लेता हूँ, अदरवाइज़ नहीं करता हूँ। बट अगर आप लोग इसमें टाइम देना चाहते हो, टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको इसमें रेगुलरली देना पड़ेगा टाइम, क्योंकि मैं ऑलरेडी अलग अलग फील्ड्स में वर्क करता हूँ। तो मैं इसलिए बग बाउंटी में ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। तो मे भी शायद तक मैं अगर दिन के 2 घंटे भी देता हूँ तो मैं एक वल्नरेबिलिटी फाइंड कर लेता हूँ। बट उस वल्नरेबिलिटी को जब मैं रिपोर्ट करता हूँ तो रिपोर्ट करने के बाद मेरे को वो हमेशा डुप्लीकेट ही मिलती है। मैं अगर रेगुलरिटी रखूँ इस चीज़ में तो मैं ऑब्वियसली मेरे पास बग बाउंटीज़ आ जाएंगी। बट वही चीज़ है कि आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम वर्थ भी आपको देगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका बुक्स आई रेगुलरली टेक रेफरेंस फ्रॉम। देखो बेसिकली आप कौन कौन सी बुक्स को ले सकते हो आपके रेफरेंस के लिए। रेफरेंस में आपकी एक आती है वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक। देखो वेब ये बहुत प्यारी बुक है, मैंने इसको आधी पढ़ी थी एंड लिटरली बिगनर्स के लिए बहुत सही है। अगर आप चालू कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा है। और एक और मैं प्रेफर करूँगा ये वाली वेब हैकिंग 101। देखो वेब हैकिंग 101 में क्या है, ये बुक मैं क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। ये बुक इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ बेसिकली क्योंकि इसमें क्या कर रखा है, इसमें ना जितने भी हैकर वन की पीओसीज है, पीओसी बोलते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, मतलब कि जो लोग कोई बग निकालते हैं किसी सिस्टम में या किसी वेब एप्लीकेशन में, किसी भी वेबसाइट पे बग निकालते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हैकर वन पीओसी एक्सेसेस, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक्सेसेस की पीओसी निकाली। ठीक है, तो पीओसी क्या होता है, पीओसी होता है आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। अगर मैंने यहाँ पे पीओसी निकाली तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये स्टोर्ड एक्सेसेस का पीओसी है। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। अब देखो ये जो पीओसी है ना, ये किस तरीके से दिख रही है। यहाँ पे नाम दे रखा है, टाइटल, ये रिजॉल्व दे रखा है। ठीक है, इसकी सवियरिटी दे रखी है। सवियरिटी होता है बेसिकली कि ये लो है, मीडियम है या हाई है। तो यहाँ पे 6.9 की मीडियम सवियरिटी होती है, उसमें से इसको 4 मिली है। ठीक है, तो इसने इन लोगों ने बता रखा है। तो ये डिस्क्लोज हो चुकी है, विजिबिलिटी आपकी फुल है। ठीक है, आप देख सकते हो इसको। और यहाँ पे इसको $250 की बग बाउंटी मिली थी। और यहाँ पे इसको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सेसेस स्टोर्ड मिली थी। ठीक है, तो ये इसने वीकनेस का नाम दे दिया, डेट दे दी, और इसने कब सबमिट करा था इसको, वो सब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये जो इसने यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, ये बेसिकली आपकी पीओसी होती है, मतलब कि ये इसको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि इसने क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व करे। इसने एक रिपोर्ट बनाई उस चीज़ की, मतलब कि ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे गया और यहाँ पे इसको स्टोर्ड एक्सेसेस मिला। ठीक है, उसके बाद इसने स्क्रीनशॉट यहाँ पे, मतलब इसने पूरी की पूरी वीडियो बना के यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाल दिया अटैच करके। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो स्टेप्स इसने लिखे हुए थे कि कैसे कैसे परफॉर्म करा है, तो वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेंगी हैकर 101 में। तो इसमें कम से कम बहुत सारे अटैक्स हैं, मोर देन 100। अगर मैं देखूँ तो मोर देन 100 तो आराम से इसमें अलग अलग पीओसी, अलग अलग रिपोर्ट्स है जो कि अलग अलग अटैक्स पे बेस्ड है। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको एक्सेसेस दिखाया, तो एक्सेसेस की रिपोर्ट इसमें बहुत सारी होंगी, तो वो एक्सेसेस की रिपोर्ट से आपको वो पढ़नी है। तो अलग अलग रिपोर्ट को जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको इसमें हेल्प होगी। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, तो अगर आपको बग बाउंटी में जाना है तो आप क्या करो, आप हैकर वन पे पहले तो अकाउंट बनाओ। देखो हैकर वन पे जब आप अकाउंट बनाते हो, देखो मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ इस पे अकाउंट बनाने का रीज़न क्या है। क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि आप जिस पे आपको अलग अलग वेबसाइट्स मिलती है, अलग अलग कंपनीज़ के, मतलब
डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यहाँ पे वो लोग सेटअप करते हैं और आप उसमें बग बाउंटीज़ निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब कि उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती है, आप उनको पढ़ो और उसके बाद उनके बेसिस पे आप यहाँ पे बग्स निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने समरी दे रखी है कि कौन सा अटैक निकाला है, इसने डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि वो अटैक का डिस्क्रिप्शन क्या है, बेसिकली वो अटैक है क्या, ठीक है। फिर इसने स्टेप टू रिप्रोड्यूस दे रखा है। देखो स्टेप टू रिप्रोड्यूस होता है कि उस बग को कैसे इसने परफॉर्म करा है। तो पहले ये गो टू इस यूआरएल पे गया, फिर ये नेटवर्क रिपोर्ट में क्लिक करा इसने, फिर उसके बाद इसने पेलोड पे क्लिक करा और ये जो पेलोड है इसने यहाँ पे ट्रिक कर दिया। जैसे ही इसने ये पेलोड डाला और एंटर करा तो इसको एक स्टोर्ड एक्सेसेस मिला, ठीक है। तो इसने यहाँ पे एक वीडियो भी डाल रखी है। तो बेसिकली इसी तरीके से आपको इस पर्टिकुलर जो बुक है इसमें आपको इसके पीओसी अलग अलग मिल जाएंगे। तो आप इनको पढ़ पढ़ के सीख सकते हो, इनको परफॉर्म कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली बस अगर एक्सेसेस नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, इसको स्टेप टू रिप्रोड्यूस देख सकते हो। जैसे कि ये वेबसाइट है, आप इसकी जगह दूसरी वेबसाइट पे जाओ, दूसरी वेबसाइट पे जाने के बाद वही सेम टू सेम न्यू नेटवर्क रिपोर्ट पे क्लिक करो। उसके बाद ये जो इसने लगा रखा है जावास्क्रिप्ट, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इनको बस आपको कॉपी करना है एक तरीके से। अगर आप इनको कॉपी कर करके समझ रहे हो कि ये एक्चुअल में कैसे चल रहा है, इन्होंने जो स्टेप्स बताए हैं वही स्टेप्स आप परफॉर्म करके देखो। अगर आपके काम आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो फिर आप दूसरा ट्राई करो, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सीखोगे, जैसे जैसे ट्राई करोगे वैसे वैसे आप सीखोगे। तो यहाँ पे हैकर1 पे भी पीओसीज मिलती है, मतलब कि आपको जब आप इस पर लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स मिलेंगी अलग अलग, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और रिसोर्सेज में अगर आप जाओगे तो बेसिकली यहाँ पे इनका पूरा का पूरा कोर्स भी है जो कि स्टार्टिंग ये रहा, हैकर101 स्टार्टिंग हैकिंग। अगर आप इन पे क्लिक करते हो तो ये बेसिकली आपको पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन सिखाते भी हैं, ठीक है। तो आप इन बुक्स को प्रेफर कर सकते हो और बहुत अच्छी अच्छी बुक है। और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए ये रही द मोबाइल एप्लीकेशन हैकर हैंडबुक, आप इस पे जा सकते हो अगर आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पे जाना है तो। और फिर आता है आपका प्लेटफॉर्म, आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। देखो हैकर1 मैंने आपको अभी बताया था जस्ट कि हैकर1 एक प्लेटफॉर्म है जिस पे अलग अलग कंपनीज अपनी वेबसाइट्स को डालती है, अपने एप्लीकेशंस को डालती है। तो आप उनमें बग्स फाइंड कर सकते हो। अगर आप फाइंड करते हो तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम होता है, मतलब कि एक तरीके से पॉलिसीज़ होती हैं। उन पॉलिसीज़ को आपको पहले पढ़ना पड़ता है कि वो पॉलिसीज़ क्या कह रही हैं, उसके बेसिस पे आप बग्स को निकालते हो, ठीक है। मतलब कि अगर किसी कंपनी ने कोई पॉलिसी दे रखी है कि आप डॉस अटैक नहीं लगा सकते तो आप वो परफॉर्म नहीं करोगे उस वेबसाइट पे। अगर पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आप एक्सेसेस परफॉर्म कर सकते हो तो आप वो परफॉर्म कर सकते हो और उसके बेसिस पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो वो पर्टिकुलरली उस वेबसाइट, हर एक कंपनी का अलग अलग रिवॉर्ड प्लान होता है, ठीक है। तो बगक्राउड का भी होता है और कोबाल्ट हो गया, सिनैक हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको बग बाउंटी के मतलब एक तरीके से आपको प्रोवाइड करती है। एक प्लेटफॉर्म्स हो गई, कंपनीज हो गई जो कि आपको बग हंटिंग के लिए प्रोवाइड करती है। रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर्स हैं इनके अलग अलग, आप ट्राई करके देख सकते हो, उन पे बग्स फाइंड कर सकते हो। फिर ऑन एन एवरेज हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क अ डे फॉर बग हंटिंग। देखो बेसिकली देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स तो आपको देने ही देने हैं। दिन के अगर आप इतने दे सकते हो तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी बग बाउंटी में, ठीक है। फिर आता है व्हाट बेनिफिट्स डज बग बाउंटी हंटर ऑफर्स। देखो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे इस चीज़ के। आपको हॉलो फ्रेम्स मिल सकते हैं, आपको बग बाउंटीज़ मिल सकती है, आपको गुडीज़ मिल सकती है और चांस मिल सकते हैं, आपको अप्रिशिएशंस लेटर्स मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अप्रिशिएशंस के लिए, आपके अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो आप इनको यूज़ कर सकते हो अपने प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो हाउ टू सबमिट अ रिपोर्ट इन पीओसी। एक रिपोर्ट को कैसे सबमिट करा जाता है, एक पीओसी को कैसे सबमिट करा जाता है, ठीक है। तो रिपोर्ट को सबमिट करने का तरीका क्या होता है, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने इस हैकर1 प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाने के बाद का स्टेप क्या है, आपको यहाँ पे जब आप एक्टिविटीज़ में जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारी यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे टिकटॉक दे रखा है जिसने अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट सबमिट कर रखी है, ठीक है। तो जैसे कि आप इसको पढ़ना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल आपने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आ गई। इन लोगों ने डिस्क्लोज़ कर नहीं रखी है अभी कि इन लोगों ने कैसे परफॉर्म करा था। तो आप क्या कर सकते हो, आप दूसरी ट्राई कर सकते हो कि किसने डिस्क्लोज़ कर रखे, आप उस वल्नरेबिलिटी को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग पीओसीज़ को पढ़ सकते हो, यहाँ अलग अलग रिपोर्ट्स जिन लोगों ने सबमिट करी आप उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डायरेक्टरीज़ में जाते हो तो डायरेक्टरीज़ में जाने के बाद आपके सामने जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, मतलब कि अलग अलग प्रोग्राम्स दे रखे हैं, तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जिन पे आप अलग अलग बाउंटीज़ परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं रेडिट पे क्लिक करता हूँ
तो रेडिट की क्या पॉलिसीज़ है उनके हिसाब से आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम टर्म्स क्या है आपको ये पढ़नी पड़ेगी। हर एक वेबसाइट, अगर आप किसी वेबसाइट पे बग बाउंटी परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है, तो या फिर टेस्टिंग करने वाले हो, तो उसकी कुछ पॉलिसीज़ होती है, आपको उनको पढ़नी है पहले। रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर्स होते हैं, उनको पढ़ने हैं, उसके बाद ही आप उस पर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप लो लेवल की वल्नरेबिलिटी निकालते हो तो $100 देगी, $500 देगी मीडियम पे, हाई पे आपको 5000 देगी और क्रिटिकल पे आपको $10,000 देगी, ठीक है। तो फिर आपका आता है प्रोग्राम टर्म्स, ठीक है। प्रोग्राम की कौन कौन सी टर्म्स है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ है गुड फेथ के लिए आप करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको रीड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या क्या है इसके लिए, वो आपको रीड करना पड़ेगा। रिपोर्ट क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इन लोगों ने बता रखा है आपको ये पढ़नी पड़ेगी। और फिर इन लोगों ने बता रखा है सवियरिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे लोग। अगर क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है तो ये कुछ वल्नरेबिलिटीज़ है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। हाई वल्नरेबिलिटीज़ ये एक्सेप्टेबल है, मीडियम में ये एक्सेप्टेबल है, लो में ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद बग बाउंटी अमाउंट्स यहाँ पे दे रखा है कि ये दे रहे हैं। आउट ऑफ स्कोप, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आउट ऑफ स्कोप इन लोगों ने क्या क्या कर रखा है, इनके प्रोग्राम ने आउट ऑफ स्कोप कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ को कर रखा है। फॉर एग्जांपल अगर ये लोग बोल रहे हैं कि आप CSRF विद नो इम्पैक्ट अगर आप करते हो, CSRF लॉगिन ट्राई करते हो और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है सिक्योरिटी पे, तो ये आपके आउट ऑफ स्कोप हो जाएगी, मतलब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। डॉस अटैक नहीं कर सकते हो, 0 डे ओपन सोर्स नहीं कर सकते हो यूज़, होमोग्राफ लिंक्स यूज़ नहीं कर सकते हो, मोबाइल ऐप क्रैश होता है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ट्राई नहीं कर सकते हो, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड फाइल डाउनलोड ये नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ आउट ऑफ स्कोप्स है, ठीक है। तो मतलब कि ये वल्नरेबिलिटी जितनी भी है इसके अंदर, ये सारी की सारी आपके काम की नहीं है, ठीक है। आपको इनको परफॉर्म ही नहीं करना है इस वेबसाइट पे। तो अलग अलग वेबसाइट्स होती है जिन पे आउट ऑफ स्कोप दे रखा हो तो आप उन पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इन लोगों ने कुछ बता रखा है कि आपके जो डोमेन्स हैं, ठीक है, मतलब कि डोमेन्स और सब डोमेन्स कौन कौन से हैं जो कि इन स्कोप है। इन स्कोप मतलब कि आप इनमें परफॉर्म कर सकते हो और आउट ऑफ स्कोप में आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इन लोगों ने दे रखा है कि आप reddit.com पे कर सकते हो, ओल्ड reddit.com पे कर सकते हो, न्यू reddit.com पे कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे आप परफॉर्म कर सकते हो। आउट ऑफ स्कोप में आप इनमें इस वाली वेबसाइट पे नहीं कर सकते, इस वाली पे नहीं कर सकते, इस वाली पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर्स मिलेंगे, आपको उनको पढ़ना है, उसके हिसाब से आपको वल्नरेबिलिटी परफॉर्म करनी है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ करते हैं रिस्पॉन्सिबल, मैंने अगर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर बाउंटी लिखा, तो जैसे ही मैंने ये लिखा, अब ये लिखते ही मेरे यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट आ गई जिनकी रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक करा, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे इनकी पॉलिसी खुल गई है, डिस्क्लोजर पॉलिसी की कौन कौन सी है। अब इन लोगों ने बता रखा है कि ये सबसे लो पे $50 देते हैं, मीडियम पे इतनी देते हैं, हाई पे इतनी देते हैं। इनके रूल्स क्या क्या आपको इनको पढ़ना है और आउट ऑफ स्कोप क्या क्या है। मतलब स्कोप में तो आपका टारगेट सिर्फ ये वेबसाइट है, इनमें जितनी भी सब डोमेन्स वगैरह सब एक्सेप्टेबल, आप इन पे परफॉर्म कर सकते हो। आउट ऑफ स्कोप में कौन कौन से टारगेट है, आउट ऑफ स्कोप में आप क्लिक जैकिंग नहीं कर सकते हो, CSRF नहीं कर सकते हो और SSL TSL कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो ये कुछ वल्नरेबिलिटीज़ है जिनको आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो इस वेबसाइट पे, ठीक है। और अगर आप बाउंटीज़ निकालते हो तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग गूगल डॉर्किंग से भी आपको वेबसाइट्स मिल जाती है, प्राइवेट प्रोग्राम्स बोलते हैं इनको। आप इन पे परफॉर्म करो, आपको इनकी बाउंटीज़ मिलेगी, जो रिवॉर्ड्स होगा आपको वो मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से फाइंड करने अलग अलग वेबसाइट्स। आपको यहाँ पे अगर वेबसाइट्स नहीं मिल रही है, अगर आपको यहाँ पे HackerOne पे वेबसाइट्स ढंग की नहीं मिल रही है, तो आप डायरेक्टली प्राइवेट प्रोग्राम्स पे भी जा सकते हो, गूगल डॉर्किंग यूज़ करो और वेबसाइट्स निकाल लो, ठीक है। तो ये सारी आ गई। सेम एक और प्लेटफॉर्म है बगक्राउड, कोबाल्ट, तो इन पे भी आप ट्राई कर सकते हो, आपको इन पे भी मिल जाएगी। और रिपोर्ट राइटिंग का तरीका क्या होता है आपको अभी दिखाया था मैंने, जस्ट वेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलते हैं। रिपोर्ट राइटिंग का एक तरीका, आपको पहले हर चीज़ को डिफ़ाइन करना पड़ेगा वहाँ पे कि जस्ट वेट, कोई एक रिपोर्ट देखते हैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो रिपोर्ट राइटिंग का तरीका क्या, आपको सवियरिटी देनी पड़ेगी कि एक्चुअल में आपकी जो बग है वो कितनी सवियरिटी लेता है, मतलब कितना इम्पैक्ट लेता है, ठीक है। कि आपका लो है, हाई है, मीडियम है, किस टाइप का बग है, ठीक है। आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि वीकनेस का नाम क्या है, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस है। आपको यहाँ पे और भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि कौन सी URL पे है, पर्टिकुलर वर्नेबल URL कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपने कैसे रिप्रोड्यूस करा, मतलब कि आपने उस पर्टिकुलर बग को कैसे फाइंड करा, ठीक है। तो उसका पूरा प्रोसीजर, स्टेप टू रिप्रोड्यूस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा,
ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे यूआरएल डाल सकते हो, उसका लिंक डाल सकते हो, पीओसी की वीडियो बना के डाल सकते हो, स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हो, ठीक है। तो इनको आप यहाँ पे जब डालोगे तब जाके आपकी एक रिपोर्ट तैयार होती है, उसके बाद ही आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के जो रिपोर्ट बनती है आपको यहाँ पे सबमिट करना होता है, ठीक है। इसका सबमिट करने का तरीका आपको बाद में बताया जाएगा, पर इतना समझ लो अगर आप प्राइवेट प्रोग्राम्स में निकालते हो तो यहाँ पे इनकी एक मेल आईडी होती है, आपको उनको मेल करना होता है, ठीक है। तो आप अगर आप प्राइवेट प्रोग्राम्स में निकाल लो तो आप उनको डायरेक्ट रिपोर्ट बनाओ, उसको मेल कर दो, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे निकालते हो तो यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है आपको प्रोफाइल में जाके, या मतलब कि जो भी कंपनी है, जैसे कि ये रिपोर्टेड टू ये है तो आप इनकी कंपनी पे जाओ, यहाँ पे सबमिट रिपोर्ट का आएगा, आपको उस पर सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और इसके बाद आते हैं कंप्लीट रोड मैप्स। देखो अब कंप्लीट रोड मैप्स की बात करें तो रोड मैप कैसे यूज़ होंगे हम उनके बारे में बात करते हैं। लेट्स सी, ओके। तो अगर सबसे पहले देखें रोड मैप टू वेब एप्लीकेशन, तो ये रोड मैप है पूरा का पूरा, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। देखो वेब पेन टेस्टर हो अगर आप, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, पूरा कंप्लीट रोड मैप मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगा, इसको देखो आप ध्यान से। टेस्टिंग गाइड, सबसे पहले वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप करते हो तो टेस्टिंग गाइड्स होती है उसकी कुछ। अगर आप वेब एप्लीकेशंस को फाइंड करते हो तो यहाँ पे आपको पता होगा कि एक होता है ओवास्प टॉप 10, ठीक है। तो ये कुछ वल्नरेबिलिटीज़ होती है जो कि हर साल निकालती है ओवास्प, और आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ अटैक्स के नाम लिखे होंगे, इंजेक्शन, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, एक्सएमएल, तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो ये जो वल्नरेबिलिटीज़ है ना टॉप 10, ये टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो अभी चल रही हैं। तो आप इनको परफॉर्म करके देख सकते हो, इन अटैक्स को परफॉर्म करके देख सकते हो कैसे कैसे यूज़ होते हैं। आपको इन सब चीज़ों को सीखना है, उसके बाद ही आप इनको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको पता है, पर इसके अलावा भी एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं ओवास्प टेस्टिंग गाइड, ठीक है। तो आप इनके बारे में थोड़ा ध्यान नहीं देते हो। तो ओवास्प की एक टेस्टिंग गाइड होती है जो कि बहुत ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जो कि स्टार्ट करते बिगिनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि एक टेस्टिंग गाइड भी होती है, वो सिर्फ टॉप 10 के वल्नरेबिलिटीज़ को देखते हैं। पर यहाँ पे एक टेस्टिंग गाइड होती है, उसके अंदर सारी वल्नरेबिलिटीज़ अवेलेबल होती है, आप उनको पढ़ो, उनको देखो कि एक्चुअल में वो कैसे परफॉर्म हो रहे हो, उसके बाद आप आगे परस्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेस्टिंग गाइड आपको यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको इसके अंदर अटैक्स के नेम लिखे होंगे और उन अटैक्स को आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ओवास्प टेस्टिंग गाइड को भी देख सकते हो। और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है आपका कि एक होता है वोरेक्स, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं आई डोंट नो, वोरवेक्स, अच्छा ओके, वोरवेक्स पेन टेस्ट गाइड है। आपको इसमें मिल जाएंगे सारे के सारे सेम ओवास्प टेस्टिंग गाइड की तरह ही है, उसमें भी वल्नरेबिलिटीज़ दे रखी है, इसमें भी वल्नरेबिलिटीज़ दे रखी है। आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। उनमें आप ट्राई करके देखना पड़ेगा आपको एक एक की एक जो अटैक है कैसे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक hacktrick.xyz है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। पेनटेस्टर लैब्स है, उसके अंदर आपको राइटअप्स मिल जाएंगे, बग बाउंटी रेफरेंस भी होती है, उनमें भी आपको राइटअप्स मिल जाएंगे। राइटअप्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आप पीओसीज पढ़ सकते हो। मीडियम पे ब्लॉग्स आते हैं, लोग अपने अपने ब्लॉग्स डालते हैं, तो उनको आप फॉलो करो और उन पे राइटअप्स पढ़ सकते हो। सर्टिफिकेशंस अगर आपको करना है तो GWAPT का कर सकते हो, EWAPT का कर सकते हो, AWPTX का कर सकते हो। और न्यू राइडर्स क्या क्या होता है, पोर्ट्स वगैरह डेली इस पर आपको मिल जाते हैं, न्यूज़ वगैरह, ठीक है। और बुक्स अगर आपको प्रीफर करनी है तो कौन कौन सी है, वेब हैकिंग 101 है, रियल वर्ल्ड बग हंटिंग है, वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें पूरा का पूरा दे रखा है कि चीट शीट कौन कौन सी आपको कहाँ से मिल सकते हैं, यूट्यूब पे आपको कौन कौन से चैनल्स हैं जिन पे आप ट्राई कर सकते हो, लैब आपको कौन कौन सी चाहिए, पोर्ट्स वगैरह एकेडमी है, और कॉन्फ्रेंस आपको कौन कौन से अटेंड करनी चाहिए, ब्लैक हैट हो गया, डेफकॉन हो गया, इन कॉन्फ्रेंस को आपको करना चाहिए। ट्विटर पे कौन कौन से लोग हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन करके, स्टेप एंड मेथोडोलॉजीज़ कौन कौन सी होती है, रिपोर्टिंग एंड रिकमेंडेशंस, और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आपको क्या क्या करना है, एनमैप हो गया, डिक कमांड हो गई, हुएज हो गया, डॉर्किंग हो गई, फज हो गया, रेकॉन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। इतना करने के बाद आपको रिसर्च करना पड़ेगा, एक्सप्लॉइटेशन करनी पड़ेगी। या टैग्स के कुछ नेम्स जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, आपको टूल्स एंड ट्रिक्स आनी चाहिए। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होगी, कमांड इंजेक्शन, टेम्पलेट इंजेक्शन, फिर वेब कैशर डिस्क्रिप्शन, क्लिक जैकिंग, CSRF इंजेक्शन, इनसिक्योर डेटा, फिर
ये सारी की सारी टेस्टिंग गाइड्स में मतलब ये पूरी की पूरी रोड मैप दे रखी है कि कैसे इसको परफॉर्म करना है आपको, और ये वेब एप्लीकेशन यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट रोड मैप है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा आता है आपका मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग का रोड मैप। इसको भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में भी आपका स्टार्टिंग में टेस्टिंग गाइड्स आती हैं। तो वास्ट मोबाइल सिक्योरिटी टेस्टिंग गाइड्स आती है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जैसे वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग गाइड है, सेम टू सेम उसकी एक पेन टेस्टिंग गाइड आती है। आप इसको ट्राई कर सकते हो, इस वेबसाइट पे भी आपको मिलती है इसकी टेस्टिंग गाइड। और सर्टिफिकेशन आप इसके लिए करते हो तो कौन कौन से कर सकते हो, GMOB कर सकते हो, EMPAT कर सकते हो, GASF कर सकते हो आप। और अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आप इस इन्फो सिक्योरिटी पे मैगजीन पे जा सकते हो। राइटर्स पेन टेस्टर लैब्स भी मिलते हैं, एंड्रॉयड रिपोर्ट्स रिसोर्सेज पे भी मिलते हैं। बुक्स आप अगर इस पर यूज़ करते हो तो iOS हैकर हैंडबुक आती है, एंड्रॉयड हैकर हैंडबुक आती है, मोबाइल एप्लीकेशन हैकिंग बुक आती है। चीट शीट कौन कौन सी है, मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्ट चीट शीट आती है आपकी, और ड्रॉइड सेक आती है। और फिर आपका यूट्यूब चैनल अगर हम बात करें तो यूट्यूब पे कौन कौन सी है, बिली नाम सेक एक आपका है बहुत अच्छा, आप इसको यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। इसका एक ट्विटर हैंडल भी है, आप ट्विटर हैंडल भी इसका फॉलो करो, क्योंकि ये रोज़ कुछ ना कुछ नया नया डालता रहता है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डालता है, बग्स वगैरह रिपोर्ट। अगर आपको देखना है कि अपडेटेड रहना है कि बग हंटिंग में क्या क्या चल रहा है, तो आप इस बंदे को फॉलो करो। और लैब्स वगैरह अगर देखें तो पोर्ट्स वगैरह अकेडमी है। कॉन्फ्रेंस वगैरह अगर आपको ये करने हैं तो डेफकॉन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था पिछले वाले में भी। और ब्लैक हैट हो गया और मोसैक हो गया, तो आप इनको मतलब देख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशंस में आपका बर्ब स्वीट एक टूल है जो कि बहुत पावरफुल टूल है, बहुत ज़्यादा प्यारा टूल है, आप इसको यूज़ करो। फजर यूज़ कर सकते हो, हाउस हो गया, एक्सकोड हो गया, एंड्रॉयड मोबाइल स्टूडियो हो गया, इनको यूज़ करो आप एक्सप्लॉयटेशंस के लिए। ठीक है, फिर डिस्कवरी के लिए आप कौन कौन सी यूज़ कर सकते हो, IDA कर सकते हो, एक्सकोड कर सकते हो, होपर कर सकते हो, ओसेंट कर सकते हो, गूगल डॉर्किंग से यूज़ कर सकते हो। एनालिसिस असेसमेंट क्या क्या होता है, रिपोर्टिंग कैसे करोगे आप, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। अलग अलग SSL अपिनिंग दे रखा है यहाँ पे, एंड्रॉयड और iOS का अलग अलग है, टूल कौन कौन से यूज़ करते हो, और ट्रिक्स क्या हो सकती है, रन टाइम एनालिसिस क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा एंड्रॉयड से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे वनएबिलिटीज़ वगैरह भी एक्सप्लेन कर रखी है, एंड्रॉयड से रिलेटेड है ये पूरा का पूरा। फिर आता है आपका लास्ट में नेटवर्क नोड मैप। नेटवर्क में आपका कौन कौन सा आता है उसको देखते हैं हम। नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पेन टेस्टर्स, तो इसमें आता है आपका hackingtricks.xyz। फिर टेस्टिंग गाइड्स, इसकी भी ऑब्वियसली इसकी टेस्टिंग गाइड भी दोनों की तरह सेम ही है। यहाँ पे भी टेस्टिंग गाइड्स होती है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग स्टडी में नोट्स होते हैं इसके, और इस पर्टिकुलर गिटहब रिपोजिटरीज में आपको पूरी की पूरी टेस्टिंग गाइड मिल जाएगी। इसकी सर्टिफिकेशन करना है अगर आपको नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पेन टेस्टर्स में, तो OSCP कर सकते हो, OSWP भी कर सकते हो, GXPN भी कर सकते हो आप। ठीक है, न्यूज़ अगर आपको इसकी चाहिए तो networkworld.com है, LWN.net है। राइटअप्स अगर आपको पढ़ना है तो इस पर्टिकुलर गिटहब लिंक्स पे मिल जाएंगे आपको, और इस वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। चीट शीट इसकी बहुत सारी दे रखी है, वाईफाई वाली मिल सकती है आपको, चीट शीट गॉड भी मिल सकती है आपको। बुक्स अगर आप देखते हो तो हैकर्स प्लेबुक 3 है, अटैकिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, लैब्स वगैरह, हैक द बॉक्स बहुत अच्छी लैब है, वल्नहब हो गया, और एक यहाँ पे दे नहीं रखी है बट उस लैब का नाम है बेसिकली ट्राई हैकमी बहुत अच्छी वेबसाइट है जिस पर आप लैब्स प्रोवाइड होते हैं, आप उस पर ट्राई कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको कौन कौन से चैनल को फॉलो करने चाहिए, हैक द बॉक्स का खुद का एक चैनल है, उसको भी यूज़ कर सकते हो आप। और फिर आता है ट्विटर पे आपको किस किस को फॉलो करना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो यहाँ पे दे रखे कॉन्फ्रेंस, वापस से डेफकॉन, ब्लैक हैट और CCC.D, आप इसको भी कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, यहाँ पे nmap होता है, एक्सरे होता है, आप इनको ये देखो। ठीक है, फिर उसके बाद मेथडोलॉजी, रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है, एक्सप्लॉयटेशन कैसे करना है, थ्रेड मॉडलिंग क्या होती है, तो यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। फिर उसके बाद आता है वनएबिलिटी एनालिसिस कैसे कर सकते हो, टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हो, और टिप्स एंड ट्रिक्स क्या क्या है, और यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देना है कि एक्चुअल में ये पूरी चीज़ें रोड मैप है। मतलब एक बच्चा अगर देखना चाहे कि उसको इस फील्ड में जाना है तो उन तीनों फील्ड्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको इन तीनों को परफॉर्म करना है, उसके थ्रू चलना है कि ये टेस्टिंग गाइड है तो इस टेस्टिंग गाइड में लिखा हुआ है कि आपको इस वे में चलना, तो आपको उसी वे में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब इनको फॉलो करोगे डेडिकेटेड वे में, तब जाके आपकी ये सारी चीज़ें कंबाइनली वर्क करेगी।
8 आवर्स दिन के देना स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे आप दिन के ज़्यादा टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपका चीज़ें कवर होती जाएंगी। वेब एप्लीकेशन हो गया, नेटवर्क हो गया, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग होगा, तीनों में से कोई एक चूज़ करो, उसमें स्टार्ट करो और वर्क में डेडिकेटली वर्क करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो बेसिकली देखो इन सब चीज़ों को दिखाने का, समझाने का मतलब क्या है। इनका मतलब ये है कि आपको एक जगह पे डिसिप्लिन मेंटेन करके पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है चीज़ों को वर्क करने का, तो आप इस फील्ड में वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि इस फील्ड में मोस्टली चीज़ें अगर आप 1 महीने का गैप ले ले तो बीच में, तो आपकी चीज़ें बीच की वाइप अप हो जाएंगी। मतलब एक तरीके से आप भूल जाओगे चीज़ों को। फिर अब जब वापस से स्टार्ट करने बैठोगे तो आपका मन नहीं लगेगा, और दूसरी चीज़, आप जब वापस स्टार्ट करने बैठोगे तो आप वापस से एकदम बिगनिंग से स्टार्ट करोगे जहाँ से आपने छोड़ा था। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत वे में चल जाती हैं। तो आपको एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करना है, वापस से जहाँ से आपने छोड़ा है आपको बस उसको कवर आउट करना है और फिर वापस वहाँ से कंटिन्यू करना है। ठीक है, ब्रेक्स लेना ठीक है, बट जितना ज़्यादा हो सके अपना टाइम दो अपनी फील्ड्स में। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया जर्नी तो ऑप्ट आउट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ही होगा फिर। तो जितना हो सके इन सब चीज़ों को पढ़ो, जो मैंने आपको पूरा रोड मैप दे रहा हूँ मैं आपको, उस रोड मैप को कंप्लीट करो। उसको कंप्लीट करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इस फील्ड में कैसे परस्यू करा जाता है। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे, आपको एक रोड मैप चाहिए था, मैंने आपको रोड मैप ला के दे दिया। ठीक है, पर अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आप वापस से उसी स्टेज में आ जाओगे जिस स्टेज पे आप अभी हो। ठीक है, तो आपको ये पूरा का पूरा रोड मैप एक बार फॉलो करके देखना है। अगर आपको कोई डिफरेंस मिलता है तो आप खुद का मेथोडोलॉजी बनाओ। सबकी एक अपनी खुद की मेथोडोलॉजी होती है, आप उसको फॉलो करो। आप अपना रोड मैप बनाओ, उसको फॉलो करो। आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो जितनी चीज़ें वर्क करी है इस फील्ड में आने तक, तो वो चीज़ें कहाँ कहाँ रुकी है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई है, आपको किस चीज़ ने बेनिफिट दिया है, उनको लिखो और उनका एक रोड मैप बना लो। ठीक है, तो वो आपका खुद का पर्सनल रोड मैप हो गया। मैंने आपको एक रोड मैप दिया, आप उसको यूज़ कर सकते हो पूरी की पूरी जर्नी के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आज की क्लास के लिए इतना ही। इस रोड मैप को पढ़ो, देखो कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर दो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और जितने भी डाउट्स वगैरह आते हैं उनको ट्राई करो, और ट्राई करो कि जितना ज़्यादा हो सके इन सब चीज़ों में वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप टाइम नहीं दोगे तो बेसिकली आपकी चीज़ें वाइप आउट होती जाएंगी। फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि यार आज काम नहीं करा कल कर लेंगे, ये सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी। ठीक है, मैं एज अ एल्डर ब्रदर बता रहा हूँ मैं आपको कि आपको अगर इस फील्ड में आप आते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों में ध्यान देना ही पड़ेगा। ये जो बेसिक्स हैं इनको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप इनको छोड़ दोगे तो आपका जर्नी वहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली अगर आप किसी कंपनी में भी जाते हो अगले दिन, तो वहाँ पे बेसिक के थ्रू ही आपको हायर करा जाता है, ना कि आपके वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इन सब चीज़ों को देख के नहीं करा जाता। आपको एकदम बेसिक लेवल पे देखा जाता है कि इसको एटलीस्ट बेसिक का साउंड नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपको वही नॉलेज नहीं है तो आपको एज अ फ्रेशर कौन हायर करेगा। क्योंकि देखो, अगर आपको वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है, अच्छी खासी सर्टिफिकेशन कर रखे आपने, बहुत अच्छी खासी नॉलेज है, पर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, तो कंपनी हायर नहीं करेगी। और दूसरी चीज़, कंपनी डायरेक्टली कभी भी किसी चीज़ को एज अ पेन टेस्टर हायर नहीं कर लेती है, डायरेक्टली हायर नहीं कर लेती है। पहले उसको छोटी रोल देती है, उसके बाद ही उसको बड़ी रोल देती है, क्योंकि कोई भी अपनी कंपनी की सिक्योरिटी डायरेक्टली किसी फ्रेशर को प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और उसके बाद ही सर्टिफिकेशंस करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, जितना हो सके लर्निंग पर्पस के लिए यूज़ करो, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को कवर कर पाओगे। थैंक यू सो मच गाइज, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।